स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं विषाणु जनित रोगों की। विषाणु जनित रोग डिस्कस करने से पहले हमें रोग पता होना चाहिए कि रोग किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग क्या है? रोग हमारे शरीर की कार्य क्षमता में उत्पन्न असंतुलन, हमारे शरीर की कार्य क्षमता में जो असंतुलन उत्पन्न होता है या जो कमी आती है उसे हम उस स्थिति को हम रोग कहते हैं। तो शरीर की कार्य क्षमता में आने वाली कमी की स्थिति कह दें, चाहे असंतुलन की स्थिति कह दें, असंतुलन की स्थिति रोग कहलाती है। शरीर की कार्य क्षमता में असंतुलन की स्थिति को हम रोग कहते हैं, या शरीर में विकार होना रोग कहलाता है। शरीर में अगर कोई विकार आ जाता है, कोई गड़बड़ आ जाती है तो उसे रोग कहते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात और दूसरे होते अर्जित। जन्मजात रोग वो होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक रोगों को हम जन्मजात रोग कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये जन्मजात रोग हैं। अर्जित रोग वो होते हैं जो वातावरण में किसी न किसी कारक से उत्पन्न होते हैं, किसी न किसी वातावरणीय कारक से उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगों को हम अर्जित रोग कहते हैं। अब अर्जित रोगों में हम बात करेंगे वायरस जनित रोग, विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज की। तो कौन कौन सी डिजीज वायरल डिजीज होती है? पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है सिंपल सा कि निम्न में से विषाणु जनित रोग है या निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। तो चार ऑप्शन दिए होते हैं और अपने को विषाणु जनित या जीवाणु जनित रोग छांटने को बोलता है। तो विषाणु जनित रोग में देखें हम तो एक ट्रिक याद रखना, तो विषाणु जनित रोग सारे निकल जाएंगे। पीला, लंगड़ा मुर्गा, पानी देखकर खांसता है। पीला लंगड़ा मुर्गा पानी देखकर खांसता है। तो पीला यानी पीलिया, तो पीलिया रोग आ गया एक। तो फिर आ गया लंगड़ा यानी पोलियो, मुर्गे को हम लोग चिकन बोलते हैं, तो चिकन पॉक्स। पानी को देखकर डर लगता है रेबीज रोग में, तो चौथा आ गया रेबीज। पानी को देखकर डरता है पेशेंट, इसमें देखकर यानी डेंगू, और खांसता यानी खसरा, मीजल्स बोलते हैं, खसरा या मीजल्स। तो ये वायरस जनित रोग है, पीलिया, पोलियो, चिकनपॉक्स, रेबीज, डेंगू और खसरा। तो पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से वायरस जनित रोग है। तो ठीक ध्यान रखना, पीला लंगड़ा मुर्गा पानी को देखकर या पानी देखकर खांसता है। तो पीला यानी पीलिया, लंगड़ा यानी पोलियो, मुर्गा यानी चिकन, चिकनपॉक्स, पानी को देखकर डर लगता है रेबीज रोग में, और देखकर यानी डेंगू, और खसरा खांसता यानी खसरा। अब पहला आता है पीलिया। पीलिया रोग नंबर 1, पीलिया। तो इसका जो वायरस है पीलिया रोग का वो है हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस वायरस। इसीलिए पीलिया रोग को हिपेटाइटिस रोग भी कहा जाता है। तो हिपेटाइटिस वायरस, पीलिया रोग का जो वायरस है वो हिपेटाइटिस वायरस, इसलिए इसे हिपेटाइटिस रोग भी कहा जाता है। और ये रोग जो है यकृत संबंधी रोग है, इसलिए इसे यकृत शोथ भी कहते हैं।
यकृत शोथ। यकृत संबंधी रोग होने के कारण पीलिया को यकृत शोथ के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्य जो पीलिया रोग हैं वो है ए और बी। हिपेटाइटिस रोग जो होते हैं या पीलिया रोग जो है उसके कई प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी, ई और जी। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई और हिपेटाइटिस जी, जिसमें मेन जो है वो ए और बी है, ए और बी। तो जो ए है हिपेटाइटिस ए फैलता है दूषित जल व दूषित भोजन से। तो इसका जो संक्रमण है वो होता है दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन से। तो हिपेटाइटिस ए के फैलने का मुख्य कारण है दूषित जल व दूषित भोजन। और हिपेटाइटिस बी जो है वो फैलता है संक्रमित सुई से। अगर किसी रोगी की सुई जो कि संक्रमित हो चुकी है उसी सुई का यूज़ करते हुए सामान्य या स्वस्थ पुरुष को इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसे भी वो रोग हो जाता है। तो यकृत शोथ के नाम से जाना जाता है। ए फैलता है दूषित जल व दूषित भोजन से और बी फैलता है संक्रमित सुई से। तो ए को रोका कैसे जा सकता है? दूषित जल के भोजन या दूषित जल या दूषित भोजन के सेवन को रोककर हम ए को रोक सकते हैं और बी को संक्रमित सुई का यूज न करें, निर्जमीकृत सुई का यूज करें तो बी को रोका जा सकता है। तो रोकने के तरीके तो बिल्कुल सिंपल है। ए दूषित जल व दूषित भोजन से फैलता है तो दूषित जल व दूषित भोजन का सेवन न करें। और बी जो है वो फैलता है संक्रमित सुई से तो निर्जमीकृत सुई का यूज करें तो हिपेटाइटिस बी को रोका जा सकता है। इसमें जो मुख्य लक्षण होते हैं पीलिया में, सबको ध्यान है, मूत्र का रंग, त्वचा का रंग, नेत्र का रंग, नेत्र श्लेष्मा का रंग पीला हो जाता है, उल्टी आने लगती है और बुखार के साथ सिर दर्द रहता है। तो इसमें एक तो पीलिया रोग इसीलिए बोला गया क्योंकि इसमें नेत्र का रंग, नेत्र श्लेष्मा का रंग, त्वचा का रंग, मूत्र का रंग बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, उल्टी, बुखार के साथ सिर दर्द रहता है। तो ये इसमें मुख्य लक्षण थे पीलिया के और उसके कारण दूषित जल व दूषित भोजन और संक्रमित सुई। तो ये था पीलिया रोग। अब दूसरी बात करें पोलियो की। पोलियो सेकंड डिजीज जो आती है हमारे पास वो आती है पोलियो। पोलियो रोग जो है इसका जो वायरस है वो है एंट्रोवायरस। पोलियो का वायरस एंट्रोवायरस। पोलियो रोग का अगर वायरस पूछ लेता है हमसे, एंट्रोवायरस। और बच्चों में जो पोलियो रोग है उसका जो पूरा नाम है पोलियोमाइलिटिस। बच्चों में होने वाला पोलियो रोग पोलियोमाइलिटिस अगर बच्चों में पूछ लेता है, बच्चों में कौन सा पोलियो रोग सबसे ज़्यादा होता है, तो पोलियोमाइलिटिस। और इसका भी जो संक्रमण होता है वो दूषित भोजन व दूषित जल द्वारा ही होता है। एंट्रोवायरस जो होता है वो दूषित जल व दूषित भोजन द्वारा हमारे शरीर में आ जाता है और आंत तक पहुंच जाता है। आंत तक दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा हमारी बॉडी में आ गया और आंत तक पहुंच गया। अब आंत में, छोटी आंत में हमने पढ़ा है कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो आंतों तक पहुंच जाता है पोलियो वायरस। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है तो आंत में पहुंचने के बाद जो पचित भोजन है वो ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। तो ये भी उसी भोजन के साथ आगे की ओर बढ़ता है और अंततः ये हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये अटैक करता है जिससे बच्चों में अपंगता आ जाती है। अतः इसे बाल पक्षाघात भी कहते हैं, बाल पक्षाघात।
तो एंटर हुआ ये दूषित जल और दूषित भोजन से, तो वहाँ से ये पहुँच गया आंत में, आंत से होता हुआ ये पहुँच गया कहाँ, CNS तक, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये अटैक कर देता है और उसे क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे बच्चे जो है वो अपंग हो जाते हैं। तो बाल पक्षाघात के नाम से इसे जाना जाता है, बाल पक्षाघात। और इसका जो उपचार है वो है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो की खुराक है ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर तीसरा आता है चिकन पॉक्स, जिसे हम शीतला के नाम से जानते हैं। चिकन पॉक्स, माता के रूप में इसे पूजा जाता है हमारे यहाँ चिकन पॉक्स को। तो तीसरे डिजीज की बात करें हम तो चिकन पॉक्स। या शीतला के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका जो वायरस है वो है वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स का अगर वायरस पूछ लेता है तो वेरिसेला जोस्टर वायरस है इसका, वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स का वायरस वेरिसेला जोस्टर। और एक बार ये रोग अगर हो जाए तो इसके प्रति फिर व्यक्ति में आजीवन प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, यानी वापस ये रोग नहीं होता। तो एक बार ये रोग होने के बाद व्यक्ति के शरीर में आजीवन प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, जिससे ये रोग वापस नहीं होता। अब इस रोग में होता क्या है, बुखार आता है और सिर दर्द रहता है, पीठ पर और छाती पर लाल दाने उभर जाते हैं, पीठ पर और छाती पर लाल दाने उभर जाते हैं, जिनमें बाद में पानी भर जाता है और वो फफोले बन जाते हैं। और ये फफोले जो होते हैं धीरे धीरे सूख जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, उसके बाद इन्हें खुरंट कहते हैं, खुरंट। तो सबसे पहले क्या हुआ, पीठ पर और छाती पर लाल दाने उभरे, बुखार भी आता है इसमें, वो लाल दानों में पानी भर जाता है और क्या बन जाते हैं, फफोले। और ये फफोले जो होते हैं धीरे धीरे सूख जाते हैं और अंततः काले पड़ जाते हैं। उस स्थिति को हम बोलते हैं ये खुरंट बन जाते हैं। ये जो खुरंट होते हैं, ये खुरंट ही रोग का संक्रमण करते हैं। ये जब उसके शरीर से उतरने लगते हैं तो इनमें ये वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। अगर कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति इन खुरंट के संपर्क में आ जाता है तो उस व्यक्ति की बॉडी में भी वेरिसेला जोस्टर एंटर कर जाता है और चिकन पॉक्स का कारण बनता है। तो खुरंट जो है, खुरंट का उतरना ही रोग की संक्रामक अवस्था है। तो इसे बचाने का तरीका यही है कि रोगी को अलग कर देना चाहिए, और जब खुरंट उतरे उसके तो फिर रोगी को स्वयं उन खुरंटों को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि उसमें आजीवन प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई है। रोगी को स्वयं उन खुरंटों को इकट्ठा करना चाहिए और फिर उसे जला देना चाहिए। तो फिर चिकन पॉक्स को रोका जा सकता है, चिकन पॉक्स के संक्रमण को रोका जा सकता है। तो चिकन पॉक्स का वायरस, जिसे हम शीतला के नाम से जानते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस है। एक बार ये रोग होने के बाद व्यक्ति के शरीर में आजीवन प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है, और इस रोग में व्यक्ति के शरीर में बुखार के साथ साथ सिर दर्द भी रहता है, छाती पर और पीठ पर लाल दाने उभरते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, फिर उनमें पानी भर जाता है, वो फफोले बन जाते हैं, और ये फफोले अंततः सूखकर खुरंट का रूप ले लेते हैं, काली स्किन के रूप में ये उतरते हैं, और यही खुरंट का उतरना ही रोग की संक्रामक अवस्था है। उसके बाद चले हम लोग तो रेबीज रोग। फिर आता है हमारे पास फोर्थ डिजीज आती है रेबीज। रेबीज रोग जो है उसका वायरस रैब्डो वायरस, रेबीज रैब्डो वायरस से ही बना है रेबीज। तो इसका जो वायरस है वो रैब्डो वायरस, रेबीज रोग का वायरस रैब्डो वायरस। और रैब्डो वायरस जो है वो संक्रमित कुत्ते से, बिल्ली से, भेड़िए से और बंदर से
अगर संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया या बंदर हमें काट जाए तो वो रेब्डोवायरस हमारे शरीर में आ सकता है। सिर्फ कुत्ते से ही नहीं, कुत्ते, संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, बंदर, इनसे ये फैलता है। अब इनके संक्रमित होने की पहचान क्या है? अगर कुत्ता संक्रमित है, मान लो कुत्ते में रेब्डोवायरस है, कुत्ता संक्रमित है, तो उसकी पहचान क्या रहेगी? वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा, यानी बार बार किसी दूसरे को काटने को उतारू रहेगा। इसके अलावा उसके मुख से बहुत ज़्यादा लार टपकेगी। तो ये संक्रमित कुत्ते की पहचान है, एक तो उसका अत्यधिक आक्रामक हो जाना और दूसरा उसके मुख से लगातार लार गिरते रहना। अब होता क्या है इस रोग में? जब संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया या बंदर काट जाता है तो वो रेब्डोवायरस जो होता है वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और 10 से 3 माह के भीतर इस रोग के लक्षण कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। और इसमें जकड़न शुरू होती है चेहरे से, मेन चेहरे से जकड़न शुरू होती है और वो जकड़न चेहरे से होती हुई गले तक आ जाती है। चेहरे की पेशियां जो होती हैं उनमें जकड़न का अनुभव होता है और वो जकड़न धीरे धीरे पहुंच जाती है कहाँ? गले तक। गले तक जब वो जकड़न पहुंच जाती है तो रोगी जो होता है वो तरल पदार्थों को निगलने में भी, तरल पदार्थों को ग्रहण करने में भी कठिनाई अनुभव करता है। तो फिर वो पानी को देखकर भी डरने लगता है, क्योंकि वो तरल पदार्थ भी निगल नहीं पाता, उसके गले से तरल पदार्थ भी क्रॉस नहीं हो पाते, तो फिर वो पानी को देखकर भी डरने लग जाता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया या जल भित्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो पानी के लिए आता है, फोबिया डर के लिए आता है। हाइड्रोफोबिया या जल भित्ति किस रोग को कहा जाता है? तो रेबीज रोग को। चेहरे से शुरू हुई जकड़न जब गले तक पहुंचती है तो व्यक्ति जो होता है वो तरल पदार्थों को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है और वो पानी जैसी वस्तुओं को देखकर भी डरने लगता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया या जल भित्ति के नाम से जानते हैं। और अंततः CNS इस रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और बाकी इसका रोकथाम जो है वो एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो एंटी रेबीज इंजेक्शन इसमें लगते हैं। पाश्चर उपचार में टोटल 14 टीके लगते थे। पाश्चर उपचार के अंदर 14 टीके, पाश्चर उपचार होता था इसका, 14 टीके लगते थे, लेकिन वर्तमान में मात्र 5 इंजेक्शन इसके लगते हैं, 5 टीके इसके लगते हैं। तो वर्तमान में 5 टीके, 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके लिए कौन कौन से दिन, वो भी ध्यान रखना है अपने को। 0 यानी पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 30वें दिन। तो 0, 3, 7, 14 और 30 इन दिनों पर इसके इंजेक्शन लगते हैं उस रोगी के, ताकि रेब्डोवायरस को समाप्त किया जा सके उसकी बॉडी से और उसको बचाया जा सके। तो इसका उपचार जो है वो एंटी रेबीज इंजेक्शन है। और इसके अलावा इसकी रोकथाम करने के लिए हमें जो पालतू जानवर हैं, हमारे कुत्ता, बिल्ली, जो भी हमने पाल रखा है, उनका भी समय समय पर इंजेक्शन लगवाने चाहिए उनको भी। तो उसके बाद चले हम 5वीं डिजीज आती है डेंगू। डेंगू जो है उसका वायरस डेंगू वायरस ही है। तो वायरस तो याद रखना कोई हार्ड नहीं है। डेंगू का रोग का वायरस डेंगू वायरस, डेंगू वायरस। और इसका जो वाहक है, जो इसको फैलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिस मच्छर। और पूरा नाम पूछ लेता है तो एडिस इजिप्टाई, एडिस इजिप्टाई, एडिस इजिप्टाई मच्छर वायरस जो है वो डेंगू वायरस है और इसको जो फैलाने वाला है वो है एडिस इजिप्टाई मच्छर, एडिस मच्छर। और डेंगू वायरस जो है इसमें ब्लड प्लेटलेट्स घटने लग जाती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स घटने लग जाती हैं। और जैसे जैसे रोग की तीव्रता बढ़ती है, रोगी के नाक से, मुंह से, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। तो डेंगू रोग की जो रोकथाम है, डेंगू रोग की रोकथाम के लिए जो एडिस मच्छर है वो प्राय ठंडे स्थानों पर रुके हुए जल में अंडे देती है।
तो इसका जो अंडे दिए जाते हैं वो रुके हुए जल में। तो जहाँ भी जल रुकता है वो जल हमें वहाँ से रुका हुआ जल जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में जो संग्राहक प्लेट होती है, पीछे एक प्लेट लगी होती है जिसमें पानी पड़ा रहता है, तो उसमें रुका हुआ जल रहता है, तो वहाँ वो एडिस मच्छर अंडे दे सकती है। और इसके अलावा जल का जो टैंक है वो भी उसके लिए उपयुक्त स्थान है अंडे देने के लिए। ऐसे ही जहाँ भी पानी रुका हुआ है, चाहे वो हमारा स्टोरेज टैंक हो, चाहे जल टैंक हो, चाहे रेफ्रिजरेटर के पीछे लगी जल संग्राहक प्लेट हो, तो उस रुके हुए जल में हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। घरों के आसपास जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ केरोसिन तेल छिड़कना चाहिए, या रुके हुए जल को अगर हम वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं तो हमें बाहर निकाल देना चाहिए, या और नहीं तो थोड़ा हिला देना चाहिए। तो उसके जो लार्वा होते हैं इससे वो नष्ट हो जाते हैं। तो डेंगू वायरस जो है वो डेंगू वायरस के फैलने की जो प्रोबेबिलिटी है, या डेंगू रोग के फैलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार रुके हुए जल को हिलाकर उसमें मिट्टी का तेल डालकर हम डेंगू रोग के लार्वा जो है वो नष्ट कर सकते हैं, मच्छर के लार्वा जो है वो नष्ट कर सकते हैं। अब इसकी एक खासियत और रहेगी इस मच्छर की, एडिस मच्छर जो है ये दिन में काटता है। एडिस मच्छर जो है वो दिन में काटता है। तो अब अंतिम और छठा रोग जो बहुत इम्पोर्टेंट रोगों में है, वायरस जनित रोगों में 6 वायरस जनित रोग हम मुख्यतः कंपटीशन एग्जाम में डिस्कस करते हैं। और छठा और अंतिम वायरस जनित रोग जो हम डिस्कस कर रहे हैं, खसरा, मीजल्स, खसरा या मीजल्स। तो खसरा या मीजल्स में क्या होता है, बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग माना जाता है इसको। तीव्र संक्रामक रोग ये वायु द्वारा भी फैल सकता है, और या अगर हम परोक्ष संपर्क में आ जाएं तो भी ये रोग फैल सकता है। तो संक्रमित के संपर्क में आने से या वायु द्वारा खसरा रोग जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। इसका मेन तो वायरस याद रखना है आपने, रूबियोला वायरस। खसरा का जो वायरस है वो रूबियोला वायरस। तो खसरा रोग का जो रोगजनक है वो रूबियोला वायरस, और तीव्र संक्रामक रोग है ये, वायु से भी फैलता है और परोक्ष संपर्क से भी फैलता है। इसमें क्या होता है, लगभग इस वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद 3 से 5 दिन के अंदर अंदर 3 to 5 डेज टाइम में 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर शरीर पर चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। पहले वो चकत्ते जो होते हैं प्रारंभिक अवस्था में मुंह और गले में बनते हैं सफ़ेद चकत्ते, और फिर गले में जो है वो हमारे खराश शुरू हो जाती है, जुकाम के कारण गले में खराश शुरू हो जाती है, और फिर लाल दाने बनने लग जाते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो सबसे पहले चकत्ते बनना शुरू होते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में चकत्ते कहाँ बनते हैं, मुंह और गले में, मुंह और गले में। फिर गले में खराश शुरू हो जाती है, और फिर वो मुंह के ऊपर लाल दाने उभर जाते हैं जो बाद में पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। मेन इसका जो वायरस आपने याद रखना है, रूबियोला, खसरा रोग का वायरस। तो ये थे स्टूडेंट्स वायरस जनित रोग। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।